जी बेटा, एकदम करेक्ट जगह पर आए हो। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या रहेगा? वाटर रिसोर्सेज। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के 101% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम करेंगे विद इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड स्पेशल नोट्स के साथ। इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये चैप्टर देख लेते हो ना, तो आपको इस चैप्टर का मैं बना दूंगा एक्सपर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। जैसे चैप्टर का नाम है वाटर और रिसोर्सेज, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि पानी हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, कितने परसेंट वर्ल्ड में पानी है, ठीक है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो क्या होएगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जैसे आपकी रीडर में है। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है ये वाली पिक्चर से। इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को रीड करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हाँ भी इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो लड़के का नाम है चिंटू और लड़की का नाम है पिंकी। चिंटू ना एक न्यूज चैनल देख रहा था, न्यूज में बता रहे थे एक स्टेट है इंडिया की असम, वहां पर ना बड़ा ज्यादा फ्लड आ गया। फ्लड का मतलब क्या होता है? बहुत सारा पानी स्टेट के अंदर आ गया। और वो पिंकी से ये कह रहा है, हाँ भी पिंकी ये देख, फ्लड कितना खतरनाक होता है, ठीक है। पानी कितना खतरनाक है, जो भी उसके आगे चीज आती है वो उसको बहा के ले जाता है। इंग्लिश में लिखा होगा, मैंने हिंदी में आपको बता दिया। अब आगे पिंकी क्या रिप्लाई करती है? आगे पिंकी इसका रिप्लाई करती है, हाँ भी चिंटू सही बात है। वो कहती है कि पानी अगर लाइफ दे सकता है तो लाइफ ले भी सकता है। दे कैसे सकता है? पानी पी के जान बच जाती है, और अगर फ्लड आ गया तो पानी जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। आगे पिंकी कहती है पानी का यूज हर जगह होता है, ठीक है। कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, और भी बड़े सारे कामों के लिए पानी यूज होता है। आगे चिंटू उससे कहता है, हाँ भी मेरे फादर ने मेरे को एक बात बताई थी, जो फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर भी पानी का बड़ा ज्यादा यूज होता है। पानी के बिना फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चलती। मतलब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो सभी चीजें आप बढ़िया तरीके से लिखोगे जो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब आगे लास्ट में पिंकी ये कहती है, हाँ भी अब मैं समझ गई, जो पुराने समय में लोग रहते थे नदियों के किनारे क्यों बसते थे। मतलब नदियों के किनारे वो अपनी झोपड़ियों, झुग्गियों झोपड़ियों को क्यों बनाते थे? क्योंकि नदियों से उनको पानी मिल जाता था, ठीक है। उनका सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाता था। आई होप ये पिक्चर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नहीं। आगे रीडर में कुछ लाइंस दी गई हैं, एक छोटा सा पैरा है, उसको हम रीड आउट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 3/4 और 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कहना ये चाहता है हमारी जो पूरी अर्थ है ना, उसमें 3/4 मतलब अबाउट अप्रोक्स 75% पानी है। अब पता है क्या है, हर चैप्टर को ना आप एज ए बोझ मत समझा करो। हाँ भी हमने चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं, ये करना है, वो करना है। आप ना उसको लाइटली लिया करो, एज ए जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए पढ़ा करो। उससे क्या होगा, आपको प्रेशर नहीं होगा दिमाग पे, और आपका बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोले तो 3/4 या 75% जो हमारा पूरा अर्थ सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। अगली बात, बट स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर। पर फ्रेश वाटर क्या है, बड़ा कम मात्रा में है, इसीलिए पानी हमारी लाइफ में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में पता चलेगा, हाँ भी सर आप तो बोल रहे हो कि 75% पानी है, फिर पानी की क्या कमी होगी। वो आगे जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। दो फैक्ट समझ आ गए। हाँ भी पहला फैक्ट क्या था? 75% पानी है। दूसरा क्या है? कुछ ही परसेंट फ्रेश है। अब फ्रेश कितना है, टोटल कितना है, वो सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगली बात क्या है? अप्रोक्स 96.5%, मतलब 96.5% क्या है? ओशन वाटर। हमारे जो ओशंस है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे कितने ओशंस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एक का नाम बता देता हूँ, इंडियन ओशन, ठीक है। तो 96.5% हमारा ओशन का पानी है। उसके बाद 2.5% फ्रेश वाटर। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ अर्थ में, पूरी की पूरी अर्थ में 2.5% पानी ही फ्रेश है। बस आपने दो फैक्ट आपने याद रखने, एक तो
ओशन पूरे समुद्रों का बड़े बड़े पानी कितना है 96.5%। और उसमें से सिर्फ फ्रेश पानी जो पीने योग्य है वो कितना है 2.5% ओनली। अब आगे कंसेप्ट आता है सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। हाँ भी हमारे जो फ्रेश वाटर है उसका सोर्स क्या है, हमें पानी फ्रेश कहाँ से मिलता है। सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन। हाँ भी नया वर्ड आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, मतलब रेन का दूसरा नाम क्या है प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है सरफेस रन। सरफेस रन का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती है ना, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये वाली नदियों में ना फ्रेश वाटर होता है जो सरफेस पे रन करती हैं। ऐसे नहीं है ओशन वाली बात नहीं करते, जो हमारे सरफेस में देखते हो नदियां वगैरह वहां पर फ्रेश पानी पाया जाता है। दो समझ आ गई। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब धरती के नीचे वाला पानी बिल्कुल फ्रेश होता है। आपके बड़े सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं एमसीक्यूज में, कितना परसेंट पानी है टोटल, ठीक है, ओशन में कितना है, और फ्रेश वाटर कितना है, और सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। आगे बात करते हैं, एक बात आपने नोट रखनी है, फ्रेश वाटर जो होता है ना, जो हमारा अर्थ में फ्रेश वाटर जो पीने योग्य है वो रीन्यूड बाय। अब एक नया वर्ड आ गया रीन्यू। रीन्यू मतलब जो पानी है ना यूज कर सकते हैं, दोबारा से दोबारा यूज कर सकते हैं। वो कौन से साइकिल से रीन्यू होता है, एक आपने साइकिल का नाम याद रखना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है मैं आपको पिक्चर से बढ़िया समझाता हूँ। हाँ भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, बड़ी अच्छी सी पिक्चर है, इसमें सारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिससे पानी रीन्यू होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो इसको एज इट इज ही लिखोगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले इधर वाली साइड में देखो सन है। पता है क्या है, बेसिकली जो पानी रन ऑफ होता है ना, जो समुद्र का पानी है, वो सूरज की किरणों से भाप बनता है, भाप बन के ऊपर बादल बनता है, बादल बन के नीचे फिर बारिश होती है, बारिश होती है, फिर पानी फिर इकट्ठा होता है, फिर इवेपोरेशन होता है। ये सर्कल चलता रहता है। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्कल। अब समझो इस बात को ध्यान से। सबसे पहले सूरज की किरणों ने इवेपोरेशन कर दिया। इवेपोरेशन मतलब भाप बन के पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन होने के बाद अगला स्टेप आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो भाप बन के पानी ऊपर गया है वो ठंडा होता है और बादल का रूप ले लेता है, मतलब क्लाउड्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने बताया कि बारिश होता है, सिंपल सी भाषा में भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर बारिश होती है। उसके बाद क्या होता है, जो बारिश हो रही है वो स्ट्रीम फ्लो होएगा, मतलब नदियां बहेंगी, नदियों में फिर पानी कलेक्ट होएगा, और लास्ट में ग्राउंड वाटर, कुछ पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है फ्रेश होके, जो हम यूज करते हैं ट्यूबवेल लगा के या मोटर लगा के घर पे, वो जिसको धरती के नीचे से निकाला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले सनलाइट ने उसको इवेपोरेट किया, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर पानी नीचे आया, फिर दोबारा ये चक्कर चलता रहता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप ये पिक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद अगला कंसेप्ट है दैट्स व्हाई वाटर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसीलिए पानी को रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जितना मर्जी रीन्यू कर लो, ऐसा सर्कल चलता रहेगा जब तक लाइफ पॉसिबल है। आई होप यहाँ तक आपको छोटे से दो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए, एक तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और दूसरे कंसेप्ट जो ऊपर परसेंटेज किया था। अगली है आपकी रीडर की लाइंस, यू माइट वंडर 3/4 ऑफ वर्ल्ड कवर विद वाटर। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि 3/4 मतलब 75% पूरा पानी से घिरी हुई है अर्थ। अगली लाइन क्या है, हाउ इट इज दैट कंट्रीज और रीजन सफर फ्रॉम। कुछ देश और कुछ जगह ऐसी भी है वो किससे सफर हो रही है। नया वर्ड क्या है, वाटर स्कार्सिटी। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। हाँ भी आपको ये मन में डाउट आया होगा, सर बोल रहे हैं अभी इतने % पानी से घिरा हुआ है अर्थ, इतना पानी है हमारे पास, फिर भी हम पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं। आपके जगह पे आपने कुछ ऐसी लाइंस देखी होगी जहां पर लोग पानी की कमी के कारण लाइंस में लग के पानी भरते हैं, वही वही पूछ रहे हैं हाँ भी ऐसा क्यों होता है। वाई इट इज प्रिडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। कहने का मतलब ये है 2025 तक ये क्यों माना गया है 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग बिना पानी के जिएंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है ना एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, मतलब वो पूरा का पूरा 2025 तक 2 मिलियन लोगों के लिए। हाँ भी ये क्यों बोल दिया, इतना पानी आपने अभी करवाया सर, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि पानी की कमी हो जाएगी। अगली स्लाइड में हम ये करेंगे वाटर स्कार्सिटी। हाँ भी वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी की क्या क्या कारण है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं।
गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ जी बेटा, तो आपके चैप्टर की शुरुआत होती है इस हेडिंग से। हेडिंग क्या है? वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली बात, द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे हाँ भी ज़रूरत क्या है। कंजर्वेशन मतलब बचाना, और कैसे कंजर्वेशन किया जाए, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, वो डिस्कस करेंगे। हम कैसे करेंगे या सरकार कैसे करेगी। तो फर्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है आपकी रीडर में, अबाउट वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? वैसे तो इसका मतलब होता है पानी की कमी, पर हमें पता होने के नंबर नहीं मिलते, हमें मिलते हैं नंबर उसको लिखने के। तो लिखेंगे क्या? लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्स टू मीट द डिमांड्स। इसका मतलब ये है, लैक का मतलब होता है कमी। हाँ भी पानी की ना कमी होती है, किसके लिए? हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए। हमारी डिमांड्स बड़ी ज्यादा है। डिमांड्स क्या है? अच्छे पानी से नहाना है, अच्छे पानी से बर्तन धोने हैं, अच्छे पानी को पीना है। जब पानी हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पाता इन सभी चीजों को करने में, तब क्या बोला जाता है? वाटर की स्कार्सिटी होगी। हाँ भी पानी की कमी हो गई, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं है, उतना नहीं है, मतलब इतना पानी नहीं है जिसमें हम अपनी सारी डिमांड्स पूरी कर सके। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में एज इट इज ही याद करना है इसमें, और एग्जाम में एज इट इज ही लिखना है। अगला कंसेप्ट आता है वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में पानी की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन में वृद्धि, ज्यादा पॉपुलेशन होना। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही पानी की खपत बढ़ेगी, और जो हमारा 2.5% फ्रेश वाटर है उसमें भी धीरे धीरे कमी और भी आती जाएगी अगर पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रही। इसीलिए बोला जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगले पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। सेम सी बात है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है पानी का मिस यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नहाना है, नहा तो मैं 10 मिनट में भी सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 50-50 मिनट, एक एक घंटा लगा रहा हूँ नहाने में, तो पानी वेस्ट हो रहा है, चल नहीं रहा है पानी, और एक्सेसिव यूज ही हो गया एक तो। जैसे गाड़ी की एग्जांपल ले लो, हमारे घर में कार है, हमने उसको धोना है, तो क्या होता है कई बार 4-4 5-5 घंटे अपनी कार ही वॉश कर रहे हैं, तो जिससे क्या आएगा? पानी का मिस यूज किया जाएगा, और एक्सेसिव यूज, बहुत मात्रा में यूज किया जाएगा, जिससे भी पानी की स्कार्सिटी देखने को मिल सकती है। तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो वर्ड बना है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कारखाने। जैसे जैसे कारखाने बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगा, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज में पानी की खपत बढ़ेगी, और जिससे क्या आएगा? पानी की कमी देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? जब गांव शहर में तब्दील हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए, शहर बन जाए, तो शहरों में तो ऑब्वियसली बात है पानी की खपत ज़्यादा आएगी। हो सकता है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हो सकता है वहाँ पर एक्सेसिव यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर शहर बने हैं तो हो सकता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज खुल जाए, तो पानी की हर तरफ से कमी ही देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझो इस बात को, पहले क्या होता था? किसान होता था, अपने लिए ही ग्रो करता था, अपनी फैमिली को फीड करता था, बस इतना ही था। आजकल क्या हो गया है? कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन समझ लो बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया किसानों ने। क्या करते हैं? बड़े बड़े लेवल के ऊपर, पता नहीं हजारों लाखों एकड़ जमीन के ऊपर फसलें उगाते हैं, और फसलें उगाते हैं तो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी हर तरफ से, जिससे क्या होएगा? एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन से पानी की कमी को देखा जा सकता है। इसमें ना एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में हमेशा याद रखना, जब भी एग्रीकल्चर की बात आएगी ना, सीड की बात आएगी। सीड मतलब बीज जो होते हैं। पहले क्या होता था? एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, अब कौन से है? HYV सीड्स है, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो। तो HYV सीड जो नई क्वालिटी के बीज होते हैं ना, उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अगर ज्यादा जरूरत होगी तो पानी की तो ऑब्वियसली कमी होगी। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए। लास्ट पॉइंट क्या है? लो रेनफॉल। हाँ भी, जिन एरियाज में रेनफॉल बड़ी ज्यादा लो होती है, वहां पर भी पानी की कमी को देखा जा सकता है। हाँ जी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड है? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है ये वाले नोट्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जो आप नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो, जिससे 101% आपको सक्सेस मिले ही मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अगर ये आपने नोट्स का स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो यकीन मानिए इसका प्रिंट आउट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रिंट आउट तो बिल्कुल बकवास आएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है PDF। ठीक है, ये जो
पीडीएफ है आपको बिल्कुल एचडी क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपको, साथ साथ पीडीएफ दिखाता हूँ, पीडीएफ के साथ साथ बातें करते हैं हम। तो जैसे कि आप ये पीडीएफ देख रहे हो ना, पीडीएफ की खासियत क्या है कि यहाँ पर ना जैसे ही जैसे एक स्लाइड कवर होएगी ना, उसके नीचे जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मैं नीचे एक पीडीएफ में जितने भी कवर होंगे ना, कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको, उसके नीचे जितने भी कवर होंगे वो सारे मैं नीचे डिटेल में दे दूंगा। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आप पीडीएफ में देख रहे हो ना, एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर, ये तो सैंपल है, मतलब ऐसे जितने भी चैप्टर करोगे आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, सिविक्स के और पॉलिटिक्स के, जितने भी चैप्टर करोगे, ठीक है, उस सभी की पर्टिकुलर एक एक चैप्टर की लेंथी पीडीएफ है। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें लास्ट में मैंने क्या डाल दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए, ताकि एक दो अगर रह भी जाते हैं कॉन्सेप्ट में तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, एक स्लाइड कराने के बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उसकी मैं नीचे एक लाइन इंग्लिश की है, ठीक है, और दूसरी मैं साथ में हिंदी भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, हम इंग्लिश में कुछ वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता उसका मतलब, हम फ़ोन उठाते हैं, ठीक है, और डिक्शनरी उठाते हैं, तो फ़ोन उठाते हैं तो व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होएगा, आपको एक इंग्लिश की लाइन पढ़ी, उसके बाद आप हिंदी में उसका मतलब आपने साथ साथ देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये नोट्स आपने देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस पीडीएफ की खासियत क्या है। इस पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत है कि जो एनसीईआरटी के डीप कंसेप्ट है ना, आपको वहां पर बिल्कुल ट्रिकी वे से क्लियर हो जाएंगे, आपको रीडर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक स्लाइड पढ़ ली, उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको बढ़िया समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इस पीडीएफ में ना मैंने पर्टिकुलर 10 साल में, प्रीवियस ईयर एग्जाम के 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट में भी है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और एक्स्ट्रा में भी है, सारे डाल दिए, ठीक है। एक बार आप मैक्सिमम पेजों की पीडीएफ ये पढ़ोगे ना, सिर्फ एक चैप्टर की, हर चैप्टर की, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जितने भी डिस्कस किए एक स्लाइड में मैंने ट्रिक से बताऊंगा और नीचे बढ़िया तरीके से दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट बात, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब हमने एक पर्टिकुलर चैप्टर का इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम भी पढ़ लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी के डीप कंसेप्ट भी पढ़ लिए। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इससे बार एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, हाँ भी मोदी जी के कितने सर के बाल है, ये तो पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ पढ़ जाओ, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ना इकट्ठे क्वेश्चन देख लेते हैं XYZ किसी भी बुक में, तो हम घबरा जाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप एक स्लाइड पढ़ोगे वैसे वैसे वेरी शॉर्ट भी कवर होते रहेंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये पीडीएफ के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, हम डाउनलोड है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर में, चलो चलते हैं। आई होप ये दो के दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। पिछली बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो ये सारे रीजन हेडिंग के साथ लिख देने हैं। वैसे मैं सारे और भी अगर एक दो एक्स्ट्रा बचे हैं तो मैं नोट्स में डाल दूंगा विद हिंदी, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कंसेप्ट की बात करें, वाटर स्कार्सिटी एक्सपेक्ट्स, मतलब जब पानी की कमी देखी जाएगी तो दो तरीकों से कमी देखी जाएगी। कौन कौन से दो तरीके हैं, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी रीडर में, पर मैं आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से समझाऊंगा। जब भी वाटर की स्कार्सिटी देखी जाएगी, वाटर स्कार्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, वाटर स्कार्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव। दो वर्ड है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है पानी की क्वांटिटी से होता है, ठीक है। अगला वर्ड है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, पानी की क्वालिटी कैसी है, ये दोनों वर्ड के ऊपर बेस होता है ये कंसेप्ट। पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखोगे अगर आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और बढ़िया अच्छे से समझ आ जाएगा। सम रीजन, कुछ रीजन इंडिया में ऐसे हैं, रीजन फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कुछ रीजन यहाँ पर ऐसे हैं जो पानी की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, उसमें कौन सा आ जाएगा,
क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी नहीं है उनके पास, बेचारे क्या करें, उनके पास पानी नहीं है। दूसरी है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में डेफिनेशन क्या है इसकी, क्वालिटी ऑफ वाटर। इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर करती है। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सम रीजन, कुछ रीजन ऐसे भी हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, एम्पल मतलब बड़ी ज्यादा मात्रा में पानी है, बट पोल्यूटेड, पर पोल्यूटेड है, और नॉट फिट टू यूज, वो यूज करने लायक नहीं है, वो क्वालिटी उसकी इतनी बुरी है। हो सकता है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो, जैसे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वेस्टेज अपना नदियों में फेंक देती है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी ऐसे ही करती है, अपना वेस्टेज नदियों में फेंक सकती है। तो जब भी हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो आपको दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। एग्जाम में क्या आएगा, या तो डिफरेंस आ जाएगा या एक एक का आ जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। आई होप ये 3 कंसेप्ट, एक तो वाटर स्कार्सिटी क्या है, वाटर स्कार्सिटी के क्या कारण है, और वाटर स्कार्सिटी को कौन से 2 पक्षों में देखा जा सकता है। उसके बाद जैसे मैंने हेडिंग में बात की थी ना, कंजर्वेशन, बचाना, बचाना कैसे, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन कौन से मैनेजमेंट से की जाए कि पानी की बचत हो जाए। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, कौन सी, सो गवर्नमेंट अनाउंसिंग, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जल जीवन मिशन। मिशन ये किसका नाम क्या है, जल जीवन, जल ही जीवन है। शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है आपको एग्जाम में JJM, मतलब JJM एक मिशन लॉन्च किया है सरकार ने गाँव में, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर, इन रूरल एरिया, गाँव वाले एरियाज में जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। इसमें है क्या, इस मिशन में क्या है, इन दिस मिशन में क्या है, प्रोवाइड 55 लीटर पर कैपिटा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, 55 मतलब 55 लीटर मिलेगा पर कैपिटा, मतलब रोज एक फैमिली को, वाटर एवरी रूरल फैमिली रेगुलरली, रेगुलरली हर एक गांव में रहने वाले परिवार को पानी 55 लीटर मिलेगा। इससे क्या होगा, उनके दिमाग में ये होगा, हाँ भाई 55 लीटर मिला है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करो, ओवर एक्सेसिव यूज ना करो, जिससे पानी की बचत भी होगी और पानी अच्छी मात्रा में उनको मिलेगा, साफ पानी पीने योग्य। एट लास्ट, हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, वी कैन से वी आल्सो कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज, हमें खुद भी वाटर रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए भाई, फ्यूचर में खत्म हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर में अगर यूज करना है तो उसको बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाना चाहिए, जो आगे डिस्कस करेंगे, जिससे पानी की शॉर्टेज ना हो, पानी की स्कार्सिटी ना हो, ठीक है। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नेक्स्ट वाली स्लाइड में बेसिकली हम डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ भी डैम्स की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और भी बड़ी सारी बातें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, आई होप वो पिछली स्लाइड्स तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस वाली स्लाइड में जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, डैम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम वेस्ट नहीं करते टाइम। मेन हेडिंग क्या रहने वाली है इसकी, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। हाँ भी सर, आपने तो बोला था कि डैम के बारे में कराएंगे, ये फिर ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कैसे आ गया, बताता हूँ क्यों। और दूसरी बात करेंगे इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, पानी बड़ा ज़्यादा है, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसको इकट्ठा कैसे किया जा सके ताकि हम उसका पानी का यूज़, बहते हुए पानी का यूज़ अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंगली कर सके। तो ये है हेडिंग। 2 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात डिस्कस करेंगे हाँ भी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या होते हैं रिवर वाले, और दूसरी बात हम पानी को इकट्ठा करके कैसे यूज करेंगे, और भी बड़ी सारी बातें, और पानी को कैसे मैनेज किया जा सके। हेडिंग समझ आ गई। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। हमने पिछली वाली स्लाइड में ये डिस्कस किया है, हमारे पास बड़ा ज्यादा पानी है पर हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर कम है, 2.5% फ्रेश वाटर है। उसको हमने उसको मैनेज करना है, कैसे यूज करना है, यूज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और दूसरी बात हमने ये डिस्कस करनी है हाँ भी उसको कैसे बचाया जा सके, कैसे कंजर्व किया जा सके। तो आपकी रीडर में इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकें, कैसे बचा सकते हैं, और कैसे मैनेज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बच सके। तो
उसका आंसर क्या है? बाय हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाँ, अभी बड़ा सवाल, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वो होती है जहां पर हम पानी को स्टोर कर सके ताकि हम फ्यूचर में या आने वाले कुछ समय में पानी का अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकें। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी आपकी रीडर में? एक तो डैम होती है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दूसरी लेक्स होती हैं, तीसरी कैनल्स होती हैं। ये पिक्चर्स देख के आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, हाँ भी ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिव द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में डैम्स, लेक, कैनल्स वगैरह आती है जहां पर पानी हम स्टोर करते हैं या अपने तरीके से उसको यूज करते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया? अगली बात आपने नोट रखनी है, नोट। जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होती है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कौन सी? ऊपर वाली जो एग्जांपल दी थी, यूज सिंस एशियंट इंडिया। इसका मतलब ये है कि पुराने समय से ही भारत में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से पानी को कंजर्व किया जाता है, बचा के रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसको मैनेज किया जाता है अपने अपने तरीके से। इसकी एग्जांपल में दो एग्जांपल आपने याद रखनी है। अगर हम 11th सेंचुरी की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो क्या कंस्ट्रक्ट किया गया था? भोपाल लेक, मतलब भोपाल में एक लेक बनाई गई थी जिसमें क्या था, पानी को सेव करके रखा जाता था और पानी को बाद में अपने तरीके से मैनेज किया जाता था। हर चीज की पिक्चर देखोगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। जो भोपाल लेक है ना, उसका एक आपने फैक्ट याद रखना है, वो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल है ये लेक, लार्जेस्ट। आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या होता है? जो इंसान द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी 11 सेंचुरीज में, भोपाल लेक। दूसरी एग्जांपल आपने याद रखनी है, इन 14 सेंचुरी। 14 सेंचुरी की बात करें तो टैंक बनाए गए। टैंक इन दिल्ली में जगह है हाउस खास, तो हाउस खास में एक टैंक बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बाय इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था? फॉर सप्लाइंग वाटर, ताकि जरूरत के समय में दिल्ली के इस गांव में पानी पहुंचाया जा सके। जैसे कोई हार्ड समय आ जाता है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो इन टैंक्स में पानी को सेव किया जाता है ताकि हम आगे इसको मैनेज कर सके। इसीलिए इस पैरे का क्या नाम है? दूसरा वर्ड लिखा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करके रखना। इकट्ठा किस में करते हैं? डैम्स में, लेक में, कैनल्स में, ठीक है। आई होप ये वहां तक आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं डैम के बारे में। डैम के बारे में जितना भी कंसेप्ट आपको कराऊंगा ना, इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अबाउट डैम, डैम की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। हाँ भी डैम होते क्या हैं? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे नदियों के ऊपर डैम बनाए जाते हैं। इस स्लाइड के बाद आपको ये पता चल जाएगा हाँ भी डैम के क्या क्या फायदे होते हैं, डैम क्यों बनाए जाते हैं और इसका नाम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों रखा गया, डैम क्यों नहीं रखा गया, अभी बताता हूँ। तो डैम की डेफिनेशन क्या रहेगी? ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। जब हम फ्लोइंग वाटर में, जब पानी बह रहा होता है, उसके बीच में बैरियर बना देते हैं, रोका जाता है पानी को, तो उसको डैम बोला जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एज इट इज ही लिखनी है, एज इट इज ही याद करनी है। अगली बात, जो डैम, अगली दो पॉइंट्स में ये बताया गया है कि जो डैम की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होता है, क्या है बताता हूँ। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो डैम की स्ट्रक्चर होती है, एंड द मटेरियल यूज, लाइक कुछ डैम की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है कि डैम बनने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुआ है। उसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा? टिम्बर डैम। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर देख के आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा हाँ पे टिम्बर डैम। दूसरा डैम है जैसे एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम की पिक्चर देखोगे, मतलब अलग अलग स्टाइल से अलग अलग स्ट्रक्चर होती है डैम की। ऐसे नहीं है कि एक डैम सभी जगह चल जाता है, वो जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स का बनाना पड़ता है। आई होप फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, आल्सो अकॉर्डिंग हाइट, हाइट वाइज भी डैम को कैटेगराइज किया गया है। जैसे लार्ज डैम भी होते हैं, बड़े डैम, मेजर डैम्स भी होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मेजर रोल होते हैं डैम्स के। लो डैम, कुछ डैम्स को कैटेगराइज किया गया है एज ए लो डैम। अगला है हाई डैम, कुछ डैम को हाई डैम की श्रेणी में रखा गया है। लास्ट वन इज ए मीडियम डैम, कुछ मीडियम साइज के भी डैम होते हैं जो छोटी नदियों के ऊपर बेसिकली बनाए जा सकते हैं। आई होप दो कंसेप्ट समझ आ गए कौन कौन से। एक तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कितने प्रकार की होती है, और पुराने इंडिया में कौन कौन सी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनी थी विद दो एग्जांपल। अगली बात, डैम के बारे में पता चल गया। अब अगला कंसेप्ट आता है, डैम इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है? मेन हेडिंग क्या थी? मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। पहली बात समझ आ गई ना, जैसे मैंने बोला था इंटीग्रेशन, मतलब पानी को इकट्ठा करना। इकट्ठा कैसे करते थे? तीन चीजों से,
अब अगली बात आ गई मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, किसको बोला जाता है? डैम को। तो दोनों पॉइंट आई होप आपको समझ आ गए। डैम को बोला जाता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, और इंटीग्रेशन मतलब पानी कैसे इकट्ठा करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, डैम को क्यों बोला जाता है भाई मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है? उसका आंसर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे एग्जाम में लिखना है, अगर आता है तो। ठीक है, पहला इसका कारण है जनरेशन ऑफ पावर। जो डैम है ना, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता, मतलब खेतों को पानी देने के लिए यूज नहीं होता। आज के समय में उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे डैम ऊंचाई में बनाया जाता है, पानी नीचे से गिराया जाता है और नीचे मोटर लगाई जाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके सेव करके रखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आल्सो यूज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, खेतों में पानी डालने के लिए भी डैम का यूज किया जाता है। तीसरी बात, फ्लड कंट्रोल। इससे फ्लड का भी कंट्रोल होता है। जैसे नदी में फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो डैम उसको कंट्रोल करता है। कैसे? बाय स्टोरिंग एंड रेगुलेटिंग वाटर। अपने तरीके से डैम में पानी स्टोर किया जाता है ताकि बढ़े ना, और रेगुलेट किया जाता है, अपने तरीके से छोड़ा जाता है, अपने तरीके से पानी को बंद किया जाता है जिससे फ्लड की समस्या दूर हो सकती है। अगली बात, सोयल कंजर्वेशन। मिट्टी को बचाने में भी, मिट्टी को सेफ रखने में भी डैम का यूज होता है। कैसे? स्लो डाउन वाटर स्पीड। अब इस बात को समझो, पानी की बड़ी ज्यादा स्पीड है, मिट्टी को खराब कर रही है। जैसे ही डैम बन जाएगा हम अपने तरीके से उसको रेगुलेट कर रहे हैं, हम अपने तरीके से उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, मिट्टी खराब भी नहीं होती। इतने सारे कारणों के चक्कर में भाई डैम को क्या बोला जाता है? मल्टीपर्पस। जैसे मल्टीपर्पस है ना, इसके एक पर्पस नहीं है, बड़े सारे पर्पस है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, इरिगेशन करी जाती है, फ्लड कंट्रोल करे जाते हैं, सोयल कंजर्वेशन करी जाती है। इसीलिए डैम्स को क्या बोला जाता है? मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। एक फेमस पर्सनैलिटी है जिसने इसको एक नाम दिया, जवाहरलाल नेहरू। प्राउडली क्या बोला है? डैम आल्सो कॉल्ड। उन्होंने प्राउडली बोला है, डैम को एक टाइटल दिया है एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को एक टाइटल दिया है, किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या टाइटल दिया है? डैम इज आल्सो कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए एज ए टेम्पल उन्होंने बोला है। ये क्यों बोला है? इसके पीछे कारण है बिकॉज इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने बोला है हाँ भी डैम से क्या होता है, एग्रीकल्चर को बढ़िया पानी की सप्लाई मिलती है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, देश की डेवलपमेंट होती है। इसलिए डैम को उन्होंने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया दर्जा दिया है। आई होप यहाँ तक आपको कुछ कंसेप्ट समझ आ गए। पहला कंसेप्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होती है, दूसरा कंसेप्ट डैम क्या होते हैं, तीसरा कंसेप्ट डैम को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है। अगला और लास्ट कंसेप्ट इस स्लाइड का। पहले बात एक मैं बतानी भूल गया था, ये पार्ट ए है किसका? मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज का पार्ट ए है। पार्ट बी में इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे। दूसरी बात अगली हम क्या करेंगे डिस्कस, हमने बहुत सारे डैम्स की बात कर ली ना, तो आपको यहाँ पर आगे कुछ डैम्स और कौन सी रिवर पे वो डैम बना है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम का नाम है, वो कौन सी नदी पे बना है? महानदी पे बना है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये वाला डैम है ओडिशा में है, ओडिशा स्टेट में है। इसको वैसे भी याद रख सकते हो, हीरा से याद रख लो। जो डायमंड होता है ना हीरा, वो एक महाविशाल हीरा है जिसको कोई उड़ा के ले गया। तो तीनों चीजें क्लियर होगी यहाँ पर, हीराकुंड और महानदी मतलब महाविशाल, और लास्ट में उड़ीसा। उड़ीसा हमारी स्टेट है जो उड़ गया था। ठीक है, दूसरा डैम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है? नर्मदा रिवर। वैसे ये वाला डैम गुजरात स्टेट में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो सरदार होते हैं ना, जो सरदार जी होते हैं, बड़े नरम स्वभाव के होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है नरम होता है। सरदार सरोवर से नर्मदा, और सरदार जी को चाहे रात को बुला लो हेल्प के लिए, वो आ जाते हैं गुजरात, ऐसे याद रख लो। अगला डैम है नागा अर्जुन डैम। नागा अर्जुन डैम कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे है? तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर में नागा अर्जुन डैम है। ये कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको ऐसे याद रख लो, फनी सी है लाइन, नागा मतलब एक नाग से याद रख लो, तंग गली में एक नाग है और अंदर प्रवेश हो रहा है मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद लास्ट है भाखड़ा नंदल डैम। भाखड़ा नंदल डैम कौन सी नदी पे है? सतलुज रिवर पे है। सतलुज रिवर पे भाखड़ा नंदल डैम है, जो कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिक मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मेरे को आप याद करवाओगे। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगली स्लाइड पार्ट बी में हम ये वाला मेन हेडिंग को खत्म करते हैं और दूसरी मेन हेडिंग को शुरू करते हैं उसके बाद। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर।
हाँ जी, तो बेटा ये पार्ट बी है किसका, जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कर रहे थे और इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज। मेरे को ना इंटीग्रेशन का मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। पिछली वाली स्लाइड है ना, हमने ये देखा था हाँ भी जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों बनाए जाते हैं। अब इस स्लाइड में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उसकी डिसएडवांटेज, मतलब डैम्स वगैरह की क्या क्या डिसएडवांटेज है, और भी बड़ी सारी बातें हम जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, बताऊंगा कौन कौन से। और पिछली बार ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिसएडवांटेज, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। तो जैसे मैं कराऊंगा एज इट इज ये आपने लिखना है, और बाकी सारी बातें मैं, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में मेंशन कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग हम कंसेप्ट शुरू करते हैं स्लाइड का। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जो भी डैम्स बनाए जाते हैं ना उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग रहेगी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एडवर्स का मतलब होता है बुरे इफेक्ट, एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे समुद्री पेड़ पौधे हो गए अंदर जो रहते हैं, मछली वगैरह, जो समुद्र और नदियों के बीच जानवर रहते हैं, उनके ऊपर बड़े ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डाउन स्ट्रीम एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल। समझो इस बात को, यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक तो आया डाउन स्ट्रीम और दूसरा वर्ड आया है न्यूट्रिएंट मटेरियल। इसको ना मैं एनिमेशन के साथ समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। फॉर एग्जांपल एक नदी है, मैंने लास्ट वाले वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देने लगा हूँ, कौन सा, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो होते हैं। एक नदी में ना ए टाइप के न्यूट्रिएंट मटेरियल है, मतलब उस नदी में ए टाइप्स के न्यूट्रिशन है जो सभी जानवरों के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, सभी अंदर वाले पेड़ पौधों के लिए बड़े अच्छे हैं, उनके ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। अब मैंने बना दिया इस नदी के बीचों बीच डैम। तो डैम क्या करेगा, इस नदी को 2 पार्ट्स में बांट देगा। ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा 1 पार्ट और नीचे वाला पार्ट बन जाएगा 2 पार्ट। तो डैम ने क्या कर दिया, एक ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अप स्ट्रीम, मतलब वो वहां पर ऊपर वाली धाराएं बह रही हैं, नीचे वाले को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, वहां पर जहां पर डाउन स्ट्रीम हो रही है। अब डैम बनने के चक्कर में क्या हुआ, जो पूरी नदी में ए न्यूट्रिशन थे वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि डैम तो बंद कर देगा ना ऊपर वाले पानी को, तो नीचे वाले पानी में ए वाले मटेरियल खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जिससे क्या आएगा, यहाँ पर लिखा ना मैंने, डाउन स्ट्रीम एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल। जो डाउन स्ट्रीम वाले एरियाज है नदी के, वहां तक अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे सिर्फ 1 वाले पार्ट में ग्रोथ होएगी सभी चीजों की और 2 वाले पार्ट में सारा बेकार हो जाएगा। तो जिससे एक्वेटिक लाइफ में बड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब 2 वाले पार्ट में सारे जीव जंतु, मछलियां वगैरह है या पेड़ पौधे हैं, अंदर एक्वेटिक लाइफ है, वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। दूसरा पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन सोइल फर्टिलिटी। सोइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी, सोइल की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के ऊपर भी डैम्स और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाने से उसको बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको समझो। फिर वो वर्ड आ गया डाउन स्ट्रीम रीजन डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स, मतलब रिच न्यूट्रिएंट। समझो इस बात को, इसको भी एनिमेशन से समझते हैं। सेम जैसा ही है, ये है नदी। अब बात करते हैं नदी के आसपास की मिट्टी की। उस नदी में सेम ए टाइप के न्यूट्रिशन है और मैंने बना दिया बीच में डैम। अब डैम ने क्या कर दिया, अप स्ट्रीम मतलब नदी का पार्ट 1 बन गया और डाउन स्ट्रीम नदी का पार्ट 2 बन गया। अब जो तो अप स्ट्रीम थी वहां पर भी सारे न्यूट्रिशन रह जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक कर देगा डैम वो सारे न्यूट्रिशन। जिससे क्या होगा, जो नदी का ऊपर वाला पार्ट है उस पे ही मिट्टी अच्छी रहेगी और नीचे वाले पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे नीचे वाले पार्ट में जो आसपास की मिट्टी है वो अनफर्टाइल हो सकती है। इसीलिए बोला ना, जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन मतलब नीचे वाला पार्ट है, वहां पर रिच न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिल सकती है। वहां पर जो सेडिमेंट्स हैं, वहां पर जो मटेरियल्स हैं, अच्छे मटेरियल नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आई होप ये 2 के 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए एनिमेशन के साथ। अगला पॉइंट, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, खेतीबाड़ी। किसानों की खेतीबाड़ी करने का स्टाइल भी बदल दिया डैम्स वगैरह ने या मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट ने। कैसे बदल दिया, इसमें क्या आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव। समझो इस बात को। पहले क्या होता था, किसानों को पता
होता था हाँ भी हमारे पास लिमिटेड पानी है। अब डैम बनने से कई बार क्या होता है, किसानों को पता होता है हाँ भी हमारे पास खुला पानी है, तो उन्होंने क्या कर दिया, पानी का अधिक से अधिक यूज करना शुरू कर दिया। कौन सा पानी होता है वो? नदियों का पानी हो सकता है, समुद्रों का पानी हो सकता है। तो जिससे क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट, इट्स रिजल्ट सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ गई, साल्टी होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी होता है साल्टी। और किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मतलब नदियों का पानी ज्यादा से ज्यादा अपनी फसलों को देना शुरू कर दिया, जिससे मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई। अब नमक की मात्रा होगी तो मिट्टी भी अनफर्टाइल होगी, और जिससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। हाँ भी जो नेचुरल तरीके से भगवान ने मिट्टी बनाई थी, वो हम अपने तरीके से उसको डैम बना के कभी नदियों को चीर रहे हैं, कभी नदियों को रोक रहे हैं, नदियों के पानी को ये कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, इकोलॉजिकल अनबैलेंस देखने को मिल सकता है। आई होप पहले 3 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इसको हेडिंग बना के बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। वैसे मैं नोट्स में सारा दे दूंगा कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। यहाँ पर 2 वर्ड है, एक तो डिसप्लेसमेंट और एक लोकल कम्युनिटीज। डिसप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह बदलना। लोकल कम्युनिटीज जो आसपास के एरियाज वहां पर रह रहे हैं, उनकी जगह कैसे बदलेगी ये डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसमें, बाय बिल्डिंग लार्ज डैम। लार्ज डैम के निर्माण में क्या होगा, लोकल कम्युनिटीज हैव टू गिव अप देयर लैंड। तो लोकल कम्युनिटीज को अपने बेचारों को अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डैम्स होते हैं ना, वो देखा जाता है कि हाँ भी नेशन की डेवलपमेंट में उनका क्या योगदान है। ये नहीं देखा जाता कि हाँ भी छोटी छोटी लोकल कम्युनिटीज के घर तबाह हो रहे हैं। हो सकता है डैम का यूज फ्लड कंट्रोल में होता हो, पर क्या होता है कई बार फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाता डैम। रेन कभी ज्यादा पड़ जाती तो डैम खोलने पड़ते, जिससे लोकल कम्युनिटीज में आसपास पानी भर जाता है, उनको अपने एरियाज को छोड़ना पड़ता है। और ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। तो क्या है डिसप्लेसमेंट, मतलब जगह बदल जाती है। लोकल कम्युनिटीज जो भी उस डैम के आसपास रहता है, उनको अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है मजबूरी में। तो लास्ट में इसका रिजल्ट क्या निकला, जैसे मैंने बोला ना, लोकल कम्युनिटीज को जगह छोड़नी पड़ी। तो इससे ना बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज के लोग और जो एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, तो उन्होंने आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। तो लास्ट में सम सोशल मूवमेंट, सोशल मतलब सामाजिक मूवमेंट चलाई गई अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, बंद करने के लिए ये लोकल कम्युनिटीज द्वारा या कोई और लोगों के ग्रुप द्वारा बड़े सारे आंदोलन चलाए गए। आंदोलन का मतलब क्या होता है, बुराई के खिलाफ खड़े होना। तो कौन कौन से 1-2 आंदोलन आपने याद रखने हैं। पहला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने ट्रिक से याद कराया था कहाँ पर है और कौन सा डैम बना हुआ है। तो नर्मदा बचाओ, उनका मेन मोटिव क्या होता है, हाँ भी नदियों को बचाना। कैसे? क्योंकि एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने थे, इकोलॉजिकल बैलेंस चेंज हो रहा है, लोकल कम्युनिटी को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। तो जिसके चक्कर में नर्मदा नदी को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया। और दूसरा आंदोलन कौन सा है, टहरी डैम आंदोलन। ये सेम जैसा ही है, आपने एज इट इज ही याद करना है, एज इट इज एग्जाम में लिखना है। हाँ भी लोकल कम्युनिटीज द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये वाला जो कंसेप्ट था अब खत्म हो गया। दूसरा कंसेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में शुरू करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, आपकी रीडर के इस चैप्टर का लास्ट वाला पैरा है जिसकी हेडिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2 वर्ड मैंने बोले हैं, एक तो होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये 2 बातें डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने बोला ना कि आपकी रीडर का ये लास्ट वाला कंसेप्ट है, तो ये वाली स्लाइड भी लास्ट स्लाइड रहने वाली है। तो ये स्लाइड करने के बाद आपका कोई भी कंसेप्ट पेपर में छूटेगा नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट इस वीडियो से ही आएंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो एज इट इज ही लिखनी है, एज इट इज ही याद करनी है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अरे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा था वो बोलना भूल गया। यहाँ पर लिखा है मैंने पालार पानी। तो पालार पानी का दूसरा नाम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा मोल्ड करके आता है कंफ्यूजिंग स्टेट में, तो आ जाएगा आपको एक्सप्लेन द पालार पानी हार्वेस्टिंग। तो घबराना नहीं है, तो रेन वाटर के बारे में ही पूछ रहा है। पालार पानी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, हम इसको ड्रिंक भी कर सकते हैं बारिश के पानी को। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, इज ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है
ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पर एक रिचार्ज वर्ड है ना, रिचार्ज का मतलब क्या होता है, हाँ भी अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो उसको दोबारा से रिचार्ज करवाते हैं। जैसे अपना टॉक टाइम डलवाते हैं, कोई भी सिम यूज करते हैं, अगर उसका मंथली प्लान खत्म हो जाता है तो हम रिचार्ज कराते हैं, उसको दोबारा से एक्टिवेट करवाते हैं उस प्लान को। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के नीचे वाला पानी हम यूज कर रहे हैं, हम उसका यूज ज्यादा करना शुरू कर दिया, वेस्ट ज्यादा करते हैं हम पानी को। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेन के पानी को इकट्ठा करके दोबारा से धरती के नीचे भेज देते हैं। इसको मैं समझाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप ये समझ लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। रिचार्ज करते हैं हम ग्राउंड वाटर का, मतलब जो ग्राउंड से पानी लिया है ना कुछ लोगों ने, तो वो कुछ लोग उसको वापस भी कर देते हैं, हाँ भाई अपना पानी संभाल के रख लो भाई। अब धरती के नीचे पानी रिचार्ज कैसे दिया जाता है, बाय कैप्चरिंग, उसको पकड़ के, हाँ भी उसको पानी को पकड़ लिया एक बार जो आया है रेन के रूप में। और दूसरा स्टोरिंग, या तो उसको स्टोर करके नीचे पहुंचाया जाता है रेन वाटर को। ये छोटी सी डेफिनेशन आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसको ना मैं पिक्चर से समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है फुल फ्लैज, हाँ भी व्हाट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो एज इट इज ही आपने लिखना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला जवाब आ गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। अब अगला कंसेप्ट ये मैंने बोला था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अगर तुम लोगों को दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत पड़ी, तो आपने क्या लिखना है, ये क्या है, विद डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस बेस्ट अल्टरनेटिव इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। समझो इस बात को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हाँ भी रेन पड़ रही है, उसमें से पानी इकट्ठा करके धरती के नीचे पहुंचा दो। अब पता है क्या है, हमने पढ़े हैं हाँ भी मल्टीपर्पस जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम्स वगैरह होते हैं, उनके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। बहुत सारे डिसएडवांटेज मैंने पिछली स्लाइड में आपको डिस्कस करवा दिए। डिसएडवांटेज को देखते हुए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। डैम बनाने में इतना खर्चा लगता है, डैम के इतने नुकसान है, तो जिसके चलते हुए ये वाला एक सेफ तरीका माना जा सकता है, जिससे हम धरती के नीचे जो पानी लिया था वो वापस दे सके। आई होप यहाँ तक आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ आ गया। बिल्कुल बच्चों जैसा टॉपिक है, बड़ा आसान है। अब अगले वाला टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ना पिक्चर से समझाता हूँ, हाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। उसमें एक टाइप आती है, वो कौन सी टाइप है, तो अबाउट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ इलाकों में ना रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग होती है, इसको पिक्चर से बढ़िया अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक पिक्चर है जिसमें हम क्या समझेंगे, हाँ भी रेन के पानी को कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है रूफ टॉप, मतलब टॉप पे जो रूफ है, छत है ये वाली, वहां पर बारिश पड़ेगी, ठीक है, बारिश पड़ गई। अब क्या है, यहाँ पर साइड में क्या लगाया हुआ है, पीवीसी पाइप्स लगाई होती है। पीवीसी पाइप कौन सी होती है, जो हमारे घरों में आम यूज होती हैं, जो हमारे मोटर का पानी टैंकी तक पहुंचाती है ऊपर, तो ये पीवीसी पाइप्स है। इसमें क्या किया जाता है, पीवीसी पाइप्स को दो जगह कनेक्ट किया जाता है, एक तो टैंक में और दूसरा टैंक से नीचे ग्राउंड तक। समझाता हूँ क्यों दो कनेक्शन दिए जाते हैं। रेन पड़नी शुरू हो गई तो छत पे जैसे ही रेन का पानी इकट्ठा होगा, वहां पर क्या करेगी, जो पीवीसी पाइप्स होती हैं उसके जरिए छत का पानी नीचे टैंक में आ जाता है। टैंक क्या होता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, जहां पर आजकल भी टैंक्स यूज होते हैं, पानी की टैंकी बोला जाता है। अब क्या होता है, टैंक में या टैंकी में पानी भर गया, पहला कनेक्शन समझ आ गया, एक तो टैंक में स्टोर करके रख लिया और दूसरा कनेक्शन दिया जाता है नीचे ग्राउंड वाटर में। अब जो टैंकी भरने के बाद फिर भी पानी को छोड़ते नहीं हम, फिर भी उसका यूज करते हैं, रेन पड़ती रहती है जब, तो टैंकी का एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, हम दोबारा से नीचे ग्राउंड में भेज देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड के पानी को नीचे रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे अगर खत्म हो रहा है तो उसको दोबारा से धरती के नीचे डाला जाता है। आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया, हाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। अगला कंसेप्ट ये आता है मोस्ट कॉमन इन, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो कौन सी जगह पर ज्यादा देखने को मिलती है, मेघालय और राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, पानी की किल्लत होती है, तो जिसमें लोग क्या करते हैं, टैंक्स वगैरह में बारिश का पानी सेव किया जाता है वहां पर। तो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, हाँ भी ऐसी कौन सी दो जगह है वहां पर छत का पानी सेव करके रखा जाता है, तो कौन सी है, मेघालय एंड राजस्थान। एज इट इज याद करना है, एज इट इज आपने लिखना है। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन के आते होते हैं, जैसे वैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने रिवीजन करनी है, और वैसे भी मैं नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। अगली बात आपने एक फैक्ट याद रखना है, नोट बट नाउ। अब क्या होता है, राजस्थान दिस टेक्निक डिक्लाइन बिकॉज ऑफ
ये वाली टेक्निक डिक्लाइन मतलब कमी हो रही है। ये वाली टेक्निक जैसे राजस्थान के लोग अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक कैनल बन गई, इसको बोला जाता है इंदिरा गांधी कैनल, जो राजस्थान के लोगों तक पानी आसानी से पहुंचा देती है। तो इसीलिए लोगों ने ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये बन के आ सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक डिक्लाइन इन राजस्थान? तो आपने लिखना है वहां पर इंदिरा गांधी कैनल बन गई है, इसीलिए लोगों को अब इतनी पानी की कमी महसूस नहीं होती, इसलिए उन्होंने ये टेक्निक यूज करना छोड़ दिया। आई होप यहाँ तक आपको फुल फ्लैश कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर छोड़े थे। उस पॉइंट्स की मेन हेडिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपोर्टेंस। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है, एग्जाम में पिछली बार आया था। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? पहली इंपोर्टेंस है चीफ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। इसका मतलब क्या है? चीफ का मतलब होता है सस्ता, एक सस्ता सोर्स है लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का। अब इसमें कौन से कोई पैसे लगने हैं? एक पीवीसी पाइप में खर्चा होएगा, तो जैसी रेन पड़ेगी अपने आप ही सेफ होता रहेगा, तो ये चीप है। अगली बात, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। अब समझ आ गया ना ये वाला पॉइंट? हाँ भी, रिचार्ज कर देता है ग्राउंड वाटर को, दोबारा से फिल कर देता है जो हमने यूज किया है। अगली बात, रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये एक रिलायबल है जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात, एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ भी, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते थे जैसे डैम वगैरह, उनके बड़े डिसएडवांटेज है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है भाई। बारिश पड़ी, सेव कर लिया, जो सेव कर लिया एक्स्ट्रा बचा धरती के नीचे दोबारा भेज दिया, भलाई का काम ही है। अगली बात, रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है और भी जगह से हम पानी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर जो पड़ता है वो हम कम करते हैं, ठीक है। जितने भी और पानी के सोर्सेज है उसके ऊपर बर्डन कम करता है ये वाली टेक्निक। अब ऐसे मत बोलना हाँ भी सर आप तो बोल रहे हो कि रोज ही बारिश पड़ती है, वो हम डिसएडवांटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दिस मेथड ऑफ कंजर्वेशन वाटर। कंजर्वेशन का मतलब होता है पानी को बचाना। ये वाला जो मेथड है हम पानी को बचाते भी हैं, तो ये वाली टेक्निक है, इसकी अच्छाइयां ही अच्छाइयां, बुराइयां बहुत कम है। आई होप फुल फ्लेज कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो रुको 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 जरा, सबर करो। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट पड़ा है। कौन सा? लास्ट कंसेप्ट है अबाउट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू का मतलब होता है, जैसे आप पिक्चर में ये देख रहे हो, इसको बैम्बू बोलते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है अपने खेतों को पानी देना। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में बैम्बू का यूज करके अपने खेतों को पानी देते हैं। वो गाना है ना, टिप टिप बरसा पानी, यहाँ पर है डिप डिप बरसा पानी, ऐसे याद रख लो। तो बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है कौन सी जगह पर अपनाया जाता है? मेघालय में। मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज करके किसान अपने फसलों को पानी देते हैं। आई होप ये वाला फुल चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।